जब भी कहीं विकसित चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो फिर प्रकृति भी उसको कम करने के लिए आगे आती है। आप इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और ये देखना ये क्या है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है क्योंकि यही हमने पढ़ा है। मुझे नहीं पता 5,000 साल पहले एक डायनासोरस था, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, ना मैं था ना मेरे को पता है। जो भी है वो किताबी बातें हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो किताबी नहीं है। True. आज से 15 साल पहले आप शिमला चले जाओ और आज चले जाओ, देखो कितनी डेवलपमेंट हो गई है। True. आप हर साल देखते हो जब पानी बारिश आती है, कभी हिमाचल में वो घर बहते हुए दिखते हैं हमें, Landslides कभी होते हैं। लैंडस्लाइड हो जाती है, पहाड़ गिर रहे हैं। तो ये क्या है? बिकॉज वी आर इम्बेलेंसिंग द नेचर। सो नेचर तो अपने आप को बैलेंस करेगी। हम अति करते हैं तो भाई नेचर का भी काम है वो करना। Right. अब हम डैम बना रहे हैं, इतना पानी एक साथ इकट्ठा होता है, तो जो पीछे से पानी आ रहा है वो प्रकृति का तो आ ही रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं तो आप देखो, कभी तब क्या होता है हमारे यहाँ, जरा बारिश थोड़ी ज्यादा हो जाए तो दिल्ली की यमुना का लेवल बढ़ने लगता है। क्यों? पीछे से पानी छोड़ देते हैं, नहीं तो वो डैम गिर जाएगा। तो चीजें जो है ना, समय के साथ परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, बदलाव जिस तरह से हो रहा है। और समृद्धि, मैं इसमें ये कहता हूं कि आप थोड़ा सा 30 साल पीछे चले जाओ, केवल 30 साल पीछे, ज्यादा नहीं, 30 साल पीछे। 30 साल की जो डेवलपमेंट है पिछले 30 साल की, और उससे पहले 5,000 साल की, कोई आपस में मैच ही नहीं। 5,000 साल में तो आदमी पैदल से साइकिल पे आ पाया, और पिछले 30 साल में हर आदमी हवाई जहाज और साइकिल और गाड़ियां और रोल्स रॉय और मर्सिडीज और इनकी बातें कर रहा है। True. पिछले 30 साल में घर के एक लैंडलाइन से लेके हर आदमी के पास 2 मोबाइल हो गए। लेकिन उससे पहले कबूतर से लेके हम मुश्किल से टेलीफोन तक पहुंच पाए। सो यू सी द अमाउंट ऑफ रेज दैट वी आर गोइंग अप, सी द अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट वी आर करें। तो ये तो मतलब हम विनाश की तरफ ही बढ़ रहे हैं ना, ये तो सभी कहते हैं। और इस पे कितनी सारी पिक्चर्स और मूवीज बनी है। Sure. तो विनाश तो, और फिर अपने यहाँ लिखा भी है ना, मतलब अपने माइथोलॉजिकल बुक्स में कि भाई कलयुग खत्म होएगा और फिर हाँ, जब कल की आएंगे कल और की वो आएंगे, और ये विनाश तो होना ही है। अच्छा, तो अभी मैं तो घूम फिर के गोल्ड पर ही वापस आती हूँ। तो इज अभी अगर हम अभी ऐसे सोचें तो गोल्ड अभी भी आप सेफ हेवन कहोगे, या आप कहोगे कि यार आप मार्केट्स में जैसे म्यूचुअल फंड या उसमें आप अपना पैसा लगाओ, क्योंकि वो भी सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं और हम लॉन्गर ड्यूरेशन ही कह रहे हैं या छोटी ड्यूरेशन नहीं कह रहे हैं। तो क्या वो सेफ हेवन अभी भी है? बिल्कुल है जी। गोल्ड इज अ हेज इंस्ट्रूमेंट एंड इट विल ऑलवेज ऑलवेज बी अ हेज इंस्ट्रूमेंट। मार्केट्स भी, देखिए मार्केट कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज अगर मेरी गाड़ी में 1 लीटर तेल लग रहा है रोज का, तो गाड़ियां तो बढ़ी रही है ना। आप देखते हो जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो इस क्वार्टर में इस कंपनी ने 25,000 गाड़ियां पिछले क्वार्टर से ज्यादा बेची। तो जैसे अभी आपने ईटीएफ की बात की, आप कोई सेक्टोरियल ईटीएफ्स भी आप मैं कहता हूं जी, आप ना हिंदुस्तान में पैसा लगाओ। आप सोचो ही मत कि मैं इस पे लगाऊं उस पे लगाऊं। आप लार्ज कैप ले लो, मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो। यानी कि अगर पूरे बाजार में 6,000 कंपनी ट्रेड हो रही है तो उसमें से आपने 2,500, 3,000, 4,000 में लगा दिया पैसा, बस। अब वो कोई सी भी बढ़ेगी, मेरा पैसा बढ़ रहा है ना। सर बॉन्ड ईटीएफ्स क्या होते हैं? क्या ये सेफ होते हैं या ये बहुत ओवर हाइप्ड है, क्योंकि इतनी बात हो रही है इनकी? बॉन्ड में मैं यकीन नहीं रखता, क्योंकि बॉन्ड से तो मैं सोचता हूं कि अगर मुझे इतनी कम यील्ड लेनी है और रिस्क पूरा लेना है तो बेटर है मैं फिर एफडी ना कर दूं। तो इतना ओवर हाइप्ड क्यों है ये? लोग क्यों कह रहे हैं बॉन्ड बॉन्ड ईटीएफ्स लो, इसमें लगाओ? मैंने तो नहीं सुना, और मैं कभी किसी को कहता भी नहीं हूं, क्योंकि बॉन्ड्स में आपको जो मैक्सिमम यील्ड मिलती है वो 7-8% मिलती है, लेकिन बॉन्ड भी 0 हो सकता है। अच्छा, तो मैं जब रिस्क तो पूरा ले रहा हूं तो आप कह तो रहे हो बेटर उतने है मैं में फिर FD? स्मॉल कैप में क्यों ना लगाऊं, जहां मुझे पता है 10 साल का सीएजीआर 32% तो है, कि अगर मैं कमाऊंगा तो 32 कमाऊंगा, होएगा तो 0 होएगा। और 7-8% का रिटर्न है, तो फिर आप एफडी भी कर सकते हो एफडी अगर करो, आपको उतना ही चाहिए हाँ। तो। गॉट इट। अच्छा, इंटरनेशनल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना, मतलब शुड वी लुक एट इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन अगर लोगों को इन्वेस्ट मेरे करना को है? एक चीज समझ नहीं आती, ये जो लोग कर रहे हैं ये बेवकूफी करते हैं। ओके। आप देखो अपने यहाँ एफआईआईज का कितना पैसा आ रहा है, जब वो लोग तो हमारे यहाँ लगा लगा के अपने म्यूचुअल फंड बढ़ा रहे हैं और हम यहाँ से उल्टी गंगा बहाएं, क्या मतलब है? तो क्योंकि ये भी एक क्रेज है कि अपना पोर्टफोलियो, बिकॉज एक ना लोग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज सच अ बिग वर्ड आजकल। तो उन्हें ये लग रहा है कि कल को इंडिया बर्बाद हो जाएगा और मेरा पैसा यूएस में सेफ रहेगा। उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि भाई साहब कल को ऐसा ना हो जाए कि इंडिया और यूएस के बीच में कोई ऐसा कुछ मतलब फेज ऑफ अनबन अनबन, या मतलब वो डिफरेंस ऑफ हाँ, ओपिनियन आ मैं जाए कि कल को कोई हमारा हार्श उनसे, वर्ड नहीं यूज करेंगे। हाँ मतलब वही ना बंद हो जाए। हाँ। सो भैया उन्हें लगाने दो अपना पैसा, और हमारे यहाँ ग्रोथ वो देख रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं वहां मेरी समझ से बाहर है। अगर उनकी 4-5 फैंग वैंग जो बना रखे हैं उन्होंने वो बढ़ गए तो अपने यहाँ क्या ग्रोथ कम हुई है? पर वो भी तो इतने ओवर हाइप्ड हो गए ना सर, प्राइस जस्टिफिकेशन है ही नहीं अब उनमें भी, जो एआई और ये वाली कंपनीज हैं। अब उनमें जाने का कोई लॉजिक बनता है? क्योंकि मुझे पता नहीं अब उतनी वो कंपाउंड ग्रोथ दिखेगी कि नहीं उसमें। देखो जी, मुझे एक चीज पता है, हिंदुस्तान में 130 से हम 140 करोड़ पे आ गए हैं। राइट। ना यहाँ पे मोबाइल यूज होना बंद होएगा, ना यहाँ बैंकिंग बंद होएगी, ना यहाँ पे कुछ और चीज बंद होएगी।
तो अपने यहाँ ही इतनी बड़ी कंजम्पशन स्टोरी है कि दुनिया आ रही है अपने यहाँ पैसा कमाने के लिए और हम जा रहे हैं बाहर अपना पैसा लगाने के लिए। मेरे को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आता। मतलब आई एम फॉर दिस, आई एम पूर्णतः स्वदेशी। चलो।